मेजर स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, हम्म। क्योंकि पैसा घर वालों का जा रहा है, सीधी सी बात है। अगर तुम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो फिर भी वहां पर फालतू में बैठे हो तो वो बेकार ही है मेरे हिसाब से। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशित भट्ट। तो आज का हमारा पॉडकास्ट प्रीवियस पॉडकास्ट का पार्ट 2 है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इधर आई बटन दे दूंगा, पहले जाकर उसे देखिए। सो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब बराबर। कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे ना, वो मेरा सही बताऊं तो मेरा जो एवरेज पूरा कोर्स था ना, हमारे हम्म। कोचिंग में जनवरी एंड तक पूरा कोर्स खत्म करा दिया। हम्म। और मेरा जो कोर्स था वो मेरा फरवरी एंड तक मेरा पूरा कोर्स हो गया था। हम्म। मेरा एक बार के लिए पूरा कोर्स फरवरी एंड तक हो गया था। हम्म। उसके बाद में मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया था, 15-20 दिन में क्विक रिवीजन लिया था सारी सब्जेक्ट, उसमें 15-20 दिन हम्म। में पूरा कोर्स कर लिया था अच्छे हम्म। से। इसके बाद में मैंने सीधा जंप किया था प्रीवियस ईयर पेपर्स पे। हम्म। तो मैंने लगभग सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर दिए थे। हम्म। और एक तरह से ऐसा सॉल्व नहीं करना है कि बैठ गए लेके सॉल्व कर दिया, एटलीस्ट तुमको प्रॉपर पूरा शेड्यूल बना के सॉल्व करना पड़ेगा। हम्म। जैसे कि 3 घंटे का पूरा लेकर बैठे हो, उसके बीच में ना तुमको उठना है, कुछ नहीं करना, प्रॉपर हम्म। एग्जाम वाला माहौल बनाकर बैठोगे ना तो तुम्हारा करेक्ट आएगा। अब बीच में तुम उठ गए, आधा घंटे का ब्रेक ले लिया फिर आके करूंगा, तो ये नहीं चलेगा। और एटलीस्ट पूरे पेपर के टाइप पे एमसीक्यू पैटर्न को तुमको पूरा सॉल्व करना है। हम्म। मैं खुद एक पेपर रफ पेपर लेता था, हम्म। उसके अंदर 180 क्वेश्चंस तक पूरा मार्क कर देता था, और जो ऑप्शन मेरे को सही लगता था उस पर मैं सही करता था, और जो मेरे को छोड़ना है वो मैं छोड़ देता था। मैं वहां पर बिल्कुल तुक्का तुक्का नहीं मारता था उसमें एटलीस्ट। हम्म। तुक्का मारना है मार सकते हो तुम, लेकिन एग्जाम में, मेन एग्जाम में मारोगे तो। अब वहां तुम खुद का देख रहे हो, उसमें तुम क्या तुम आगे कर रहे हो, हम्म। मतलब खुद के साथ तो बेईमानी तो नहीं करनी है, तुमको तुम्हारा चाहे करेक्ट कितने भी आए। स्टैंडिंग पता चल जाती है प्रीवियस। हम्म। हाँ। हम्म। अब वो खुद तुम खुद ही देख रहे हो ना, कौन पूछने आ रहा है कि तूने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, कितने नंबर आए। फिर अपने खुद खुद का से है एक ना बार वो। बेईमानी कर दी फिर तो हाँ, मतलब गेम फिर ओवर। तो मतलब ही नहीं। हाँ, वहां पर जाओगे तो तुमको खुद को पूरा, खुद से बेईमानी नहीं कर सकते तुम बिल्कुल भी। क्लास मिस करना, ये सब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते अगर तुम्हारा प्लान एक ही साल का है तो। हम्म। और तो भैया। मेरा तो ये मानना है कि एक साल का प्लान ही लेकर जाना चाहिए। एक साल का। 5 वर्षीय 3 वर्षीय योजना नहीं लेकर जाना चाहिए, सही नहीं रहता है। 1 ईयर डू और डाई। करेंगे या तो मरेंगे, खत्म। हाँ। हाँ। तो भैया जैसा आपने बताया, आप मतलब एक साथ बैठ के सॉल्व कर देते, तो इसका ये बेनिफिट होगा कि अपनी बॉडी और माइंड इसके लिए हैबिचुअल हो जाएगी। हाँ, 3 घंटे बैठना है, कंप्लीट फोकस। जब हाँ। एग्जाम के 2 महीने पहले से ये वीकली करते हो, वीक में 2 बार करते हो, तो अपनी बॉडी और माइंड को हैबिट हो जाएगी इस चीज की। देखो ये ना प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना, वो हम्म। तुमको मेरी मानो तो, अगर जनरली मई में तुम्हारा मई में हुआ था हमारा नीट, हम्म। हम्म। तो मई में नीट हो रहा है तो एटलीस्ट तुमको प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना वो 1-1.5 महीना पहले पूरे कर लेने चाहिए। हम्म। कर लेने चाहिए कंप्लीट। 1-1.5 महीना पहले तुमको प्रीवियस पूरे कर लेने चाहिए, कंप्लीट सॉल्व कर देने हम्म। चाहिए। मेरी मानो हम्म। तो मैंने एक हफ्ता कुछ लिया था उस टाइम पे, सुबह शाम एक पेपर, सुबह शाम 2 पेपर करता था दिन का। हम्म। तो प्रीवियस 8 या 10 साल से ज्यादा तुमको जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं लगता। हम्म। हम्म। मतलब अगर तुम 2019 में नीट दे रहे हो हम्म। तो मैक्सिमम तुमको 2010 तक की नीट के पेपर तुम सॉल्व कर लो, हम्म। बहुत सफिशियंट है। सफिशिएंट है। हम्म। तो भैया क्योंकि जैसा आपने उसके बताया। पहले तुम जाओगे तो हम्म। पैटर्न बदल जाता है फिर। तो जैसा आपने बताया कि आप एक साथ प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट सॉल्व करते थे, और कोई स्टूडेंट ऐसे हम्म। भी कर रहा है जैसे कि उसने केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ लिया या चैप्टर पढ़ लिया हम्म। सॉल्यूशन, और उसके हम्म। रिलेटेड नीट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इसके साथ भी सॉल्व कर लिए। ये भी हो सकती है स्ट्रेटजी, इसको भी फॉलो ये कर सकता। स्ट्रेटेजी, ये तुम्हारी अपने आप फॉलो हो जाती है, क्योंकि जब तुम हम्म। सॉल्यूशन चैप्टर तुमको वहाँ कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, हम्म। तो उसके बाद में तुमको ना वहाँ पर एक शीट मिलेगी। हम्म। बुक, वर्क बुक मिलते हैं या फिर हम्म। मॉड्यूल बोलते हैं, या बहुत मॉड्यूल। कोचिंग में कुछ कुछ शीट हम्म। बोलते हैं। हम्म। तो उस शीट में ना तुम्हारे एक्सरसाइजेस डिवाइडेड होती है। एक्सरसाइज 1 होती है बेसिक क्वेश्चन की, हम्म। एक्सरसाइज 2 में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, हम्म। एक्सरसाइज 3 में जो होते हैं वो तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ही होते हैं। हम्म। तो तुम अगर एक बार में बैठ के शीट पूरी सॉल्व कर रहे हो ना, तो हम्म। तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। हम्म। तो तुमको ऐसे वो वाला करने की जरूरत नहीं कि तुमने हम्म। सॉल्यूशन चैप्टर, जब तुम रिवीजन कर रहे हो तो सॉल्यूशन पढ़ा, फिर तुम प्रीवियस ईयर हम्म। क्वेश्चन कर रहे हो।
मेरी मानो तो प्रीवियस ईयर से बेटर है तुम वो सेकंड एक्सरसाइज करो जिसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन हो। हम्म। जब तुम रिवीजन कर रहे हो तो तुमको वो हम्म। एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें थोड़ा इसमें टफ टफ। क्वेश्चन हो, क्योंकि एक हाँ। बार तुम कर चुके हो। हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार करने का कोई मतलब नहीं है, हम्म। क्योंकि उसके अंदर से रिपीट भी होगा तो भी 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। वो थोड़ी करना है, हम्म। क्वेश्चन रटना थोड़ी है तुमको। तुमको तो हम्म। बस मेथड आना चाहिए कि सॉल्व कैसे हो रहा है। हम्म। और मैं तो ये बोलता हूँ कि तुम फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो अगर तुम्हारा सोल्यूशन 2 मिनट से ऊपर जा रहा है तो मान लो तुम गलत कर रहे हो। हम्म। अगर तुम 2-3 मिनट में अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हो, या तो तुम्हारी प्रिपरेशन वीक है या फिर हम्म। तुम सॉल्यूशन गलत डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि हम्म। मैं नहीं मानता नीट में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसका सॉल्यूशन तुम 2 मिनट से कम, 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा तुमको करने में। हम्म। मैं भैया मेरा ये। पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो मेरा हम्म। नीट का पेपर जो था ना, अराउंड 1 आवर 15 मिनट पहले हो गया था पूरा। मतलब हम्म। बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, हो जाता है, जनरली हो जाता है, क्योंकि जो तुमको आता है वो तुम फटाफट कर लोगे, और जो नहीं आएगा तुम उसमें डर लगती है, तुक्का मारने में भी डर लगती है एक बार के लिए कि तुम गलत हो गया तो माइनस मार्किंग हो जाती है। हम्म। अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हारा स्कोर तुम खुद से वहां पर बैठ कर ही तुम पेपर सॉल्व करते करते प्रिडिक्ट कर लोगे कि इसमें मेरे को इतने प्लस हो जाएगा, इसमें हम्म। इतना हो जाएगा, और वहां पर इतना हो रहा है। उसके अलावा अगर तुमको तुम्हारे स्कोर को बूस्ट करना है तो तुम तुक्के मारो, हम्म। रिस्क लेना पड़ेगा तुमको। बिग कैलकुलेटेड रिस्क ले रिस्क। सकते हो। हाँ। हाँ, मैं सोच रहा हूँ, इतने किए मैंने, इतने सही हो सकते हैं, फिर मैं इतने तुक्के मारूंगा, अगर गलत भी होते हैं तो इतने कटेंगे और मैं कट ऑफ में आ जाऊंगा। एक बार तुमको कॉन्फिडेंस है हाँ। कि हाँ भाई तुम आ रहे हो, हाँ। तब तब जाके तुम तुक्के मारो। तब 2 सिचुएशन में तुम तुक्के मार सकते हो। हम्म। या तो तुमको कुछ नहीं आ रहा है तो तुम मारो, फिर तो तुम मारो, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता है। और या तो तुम बहुत कुछ कर चुके हो, जैसे मेरे केस में हुआ था ना, तो मेरे को मुझे एट द एंड कुछ 12 या 13 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। हम्म। हम्म। तो मैंने पूरे 12-13 क्वेश्चन तुक्के मार दिए, क्योंकि मैं श्योर था कि मेरे जो पीछे जो मैंने किए हैं वो मैं 100% लगभग सही होंगे, सारे सही होंगे। हम्म। तो मैंने वही यही सोच के कि तो मैंने पीछे वाले 12-13 क्वेश्चन पूरे तुक्के मार दिए थे। कुछ 1 या 2 क्वेश्चन में छोड़ के आया था। 180 क्वेश्चन होते उसके अंदर से 1 या 2 क्वेश्चन, कुछ 2 क्वेश्चन छोड़ कर आया था हम्म। शायद। हम्म। वो उसमें से भी एक बायो में था और एक केमिस्ट्री में था शायद। हाँ, हम्म। एक बायो में और एक केमिस्ट्री में था, तो 2 क्वेश्चन छोड़ कर आया था, बाकी मैं सारे क्वेश्चन में कर दिए थे। भैया, उसके आपके हिसाब बावजूद से भी। जो नीट का हाँ। ड्रॉप ले रहा है, अभी तक तो अपने कंप्लीट ये सारी बात कर ली, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स, तो जो स्टूडेंट ड्रॉप ले रहा है उसका सिलेबस एग्जाम के कितने टाइम पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आपने कौन सी रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, और कितनी बार अपन को रिवीजन करना चाहिए एग्जाम के पहले? रिवीजन में एटलीस्ट जब तुम्हारा कोचिंग में जब तुम्हारा सिलेबस खत्म होता है ना, हम्म। तब तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा भी लगभग 80 to 70-80% सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए उस टाइम पे। हम्म। हम्म। कोचिंग के साथ साथ में जब जिस दिन तुम्हारा कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उस टाइम पे तुम्हारा 70-80% सिलेबस पूरा है, हम्म। तो आगे के 20-25 दिन दे के तुम अपना जो बचा कुचा सिलेबस है उसको अच्छे से कर लो। हम्म। और फिर कोचिंग में जनरली जो होता है सिलेबस ना जनवरी एंड तक खत्म कर देते थे, जनवरी एंड या February 15 तक वो खत्म कर देते थे। मतलब 2 से 3 उसके महीने बाद पहले एग्जाम के। हाँ, 2 महीने पहले तुम्हारा एटलीस्ट 80% सिलेबस हम्म। एक बार के लिए तो हुआ हुआ होना चाहिए कम से कम। हम्म। हम्म। और बाकी तुम 20-25 दिन देके और कर लो। इसके बाद हम्म। मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर सीधा हाथों हाथ हम्म। तुम्हारा एक बार पूरा सिलेबस हो गया ना, हम्म। उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर दो। हम्म। तो ठीक भैया, है। आपने कंप्लीट सिलेबस कितनी बार रिवाइज किया था? मैंने कंप्लीट सिलेबस 2 बार, 2 बार रिवाइज किया था। मतलब एक बार हो गया था, इसके हम्म। बाद में 2 बार और किया था। हम्म। तो भैया मतलब मेरा आपकी। 3 बार सिलेबस हम्म। कंप्लीट हुआ था अभी हम्म। तक। तो आपकी एग्जाम के पहले के एक मंथ में स्ट्रेटेजी क्या रहती? तब तक आपने मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर लिए थे, हम्म। 1 से 2 बार आपका रिवीजन भी हो गया था, तो एग्जाम हम्म। के एक मंथ पहले आपकी क्या रही थी स्ट्रेटेजी, और क्या टाइम आप फिर क्या टाइम टेबल आप फॉलो करते थे? तब तो कोचिंग वगैरह तो सब मैं जो बंद ही हो करता गई था, होंगी। कोचिंग वगैरह सब बंद हो जाती है। हम्म। और वहां पर हर वीक में 2 टेस्ट होते थे हमारे हम्म। रेजोनेंस में, जो शेड्यूल था उसके हिसाब से वीक में 2 टेस्ट होते थे। हम्म। पूरे पूरे से फुल सिलेबस टेस्ट होते थे, हम्म। 1 महीना पहले शुरू हो गए थे फुल सिलेबस टेस्ट। हम्म। ठीक है।
तो मैं क्या करता था, फुल सिलेबस टेस्ट देकर आया। इसके बाद में मेरे उस में से जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग होते थे ना, शाम तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है, तुमको पता लग जाता है आंसर किसे तुम मैच कर लेते हो कि तुम्हारा क्या गलत है क्या सही है। उसके बाद में ये कब स्टेप फॉलो करना है, जब तुम्हारा एक या दो बार रिवीजन हो चुका हो। हम्म, अगर तुम्हारा तब तक रिवीजन नहीं हुआ है तो तुम मेरी मानो तो पहले रिवीजन करो पूरा हम्म, अच्छे से। हम्म, मॉक टेस्ट साथ में चलते रहेंगे, कोचिंग हम्म, वाले टेस्ट चलते रहेंगे। कोचिंग के हम्म, टेस्ट की फिक्र किए बिना तुम्हारा एक बार के लिए पूरा 20-25-15 दिन में पूरा करो, पूरा सिलेबस हम्म, करो, और वो हो हम्म, जाता है ना। इसके बाद तुम मॉक टेस्ट देकर आते हो जब कोचिंग से, हम्म, तो शाम को आओगे तो मार्क एक बार चेक कर लो कि तुम्हारा क्या क्या क्वेश्चन गलत हुआ। हम्म, तो मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता था कि मेरा जिस यूनिट का क्वेश्चन गलत होता था ना, जिस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन गलत हुआ, मैं उस चैप्टर की एक्सरसाइज वापस सॉल्व कर देता था पूरी। तो कंप्लीट। ऐसे तुम्हारे जो, हाँ कंप्लीट, हम्म, कंप्लीट एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर दो। हम्म, और तुमको लग रहा है कि थ्योरी पढ़ने की एक बार जरूरत है, अगर थ्योरी हम्म, बेस्ड क्वेश्चन गलत हुआ है तो तुम उसकी हम्म, थ्योरी रीड करो। और हम्म, अगर तुम्हारी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन गलत हुआ तो तुम उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करो। हम्म, पूरी पूरी एक्सरसाइज वापस बुक, मैं पूरी पूरी एक्सरसाइज बुक पूरी वापस कर देता था। हम्म, और उस टाइम ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि तुम दो या एक या दो बार पहले कर चुके हो, तो तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगता उस चेक हम्म, करने में। तो मैं लेकर भी बैठता था ना, तो मतलब ये, और तुम उसमें फिक्स पैटर्न तुम नोटिस खुद कर लोगे कि जब तुम पेपर खुद का सेल्फ एनालिसिस में चेक करोगे ना, तो दिख जाएगा कि मैं इसी यूनिट के क्वेश्चन ज्यादा गलत कर। हम्म, तो हर पेपर के बाद ना तुम देख लोगे खुद का, और खुद से वो मैं सोचना था कि वो पूरी हम्म, यूनिट की यूनिट वापस सॉल्व कर देता था। हम्म, फिर नेक्स्ट पेपर होता था। अब एक पेपर और दूसरे पेपर के जो 2-3 दिन का गैप होता है आराम से, तो हम्म, उस बीच में ना तुम जो तुम्हारे रॉन्ग क्वेश्चन है उसकी यूनिट की शीट्स आराम से हो जाए। कितनी यूनिट हम्म, निकलेंगे, 15 यूनिट, 20 यूनिट। हम्म, तो 3 दिन में तुम 20 शीट नहीं कर पाओगे क्या, इतना तो हम्म, हो ही जाएगा। हम्म, 20 चैप्टर्स के क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर ही लोगे। हम्म, हम्म, तो वही है, मैं फिर वही नेक्स्ट मॉक टेस्ट देता था, फिर उसके अंदर फिर से चेक करता था, फिर वही पैटर्न। तो मेरा हम्म, कंटिन्यू यही पैटर्न चला था। हम्म, और एग्जाम की कुछ 10 दिन पहले जब थे ना, हम्म, तब वो छुट्टी कर देते हैं, फिर एग्जाम के 10 दिन हम्म, पहले से कोई पेपर नहीं होता है किसी भी सेल्फ कोचिंग स्टडी। में। हाँ, वो सिर्फ सेल्फ स्टडी पे होता है। तो उन 10 दिनों में ना, तुम तुम जो प्रीवियस ईयर जब तुमने किए थे, और उसके अंदर जो तुम्हारे क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उनको एक बार देखना है, वो एक काम होता है। इसके बाद में इसके बाद में ना तुम खुद को सेल्फ एनालिसिस जब करोगे ना, तुमको पता चलेगा कि मैं इसी यूनिट के क्वेश्चन कंटिन्यूअसली रॉन्ग करता आ रहा हूँ, चाहे मैं कितना भी पढ़ लूँ, कंटिन्यूसली रॉन्ग करता आ रहा हूँ। तो उसको तुम एक बार देख लो। इसके बाद में ओवरऑल सिलेबस का तुम 4 से 5 दिन में ना एक क्विक रिव्यू ले लो, ज्यादा नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ फिजिक्स से तुमको लेकर बैठना है, सारे क्वेश्चन नहीं करना। तुमको तब क्या करना है, तुम तुम्हारी शीट खोलोगे और तुम देखोगे कि ये क्वेश्चन मैंने गोला मार रखा है, ये क्वेश्चन काफी टफ था उस टाइम पे। तो वो क्वेश्चन जो तुम्हारे मार्क कर रखे हैं शीट में, जनरली सब मार्क करते हैं कि शीट सॉल्व करते वक्त भी सब मार्क करते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे हो गया, वन वन टाइम में हो गया, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ी सी तकलीफ हुई, अच्छा क्वेश्चन है, इसको गोला मार के रख दिया। तो फिजिक्स में तुम ये पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हो। और थ्योरी बेस्ड चैप्टर की तुम एक बार रीडिंग लगा लो। बायो में मैं ये बोलता हूँ कि वो जो 10 दिन आखिर के तो मिलते हैं, तो एमटीजी जो है उसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर। 2 दिन, 2 या 3 दिन लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। एमटीजी में पर चैप्टर कुछ 100 या 150 क्वेश्चन होते हैं, और बायो सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। 180 मेरा जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था ना उस टाइम पे, मैं 180 क्वेश्चन जो थे 25 मिनट्स में पूरे कर लेता था। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता बायो सॉल्व करने में। ज्यादा लग जाएगा तो एक चैप्टर करने में 1 घंटा लग जाएगा। फिर भी तुम मैक्सिमम कितने हैं बायो में, गिन के कुछ 30 चैप्टर्स है, तो 30 आवर मतलब कितना ही हो गया, 1.5 दिन। 1.5 दिन में तुम्हारी पूरी बायो खत्म हो जाएगी। एमपीजी पूरी सॉल्व कर लो, पूरी सॉल्व कर लो अच्छे से। और जो मेन मेन चैप्टर्स है, बड़े बड़े चैप्टर, जैसे एनिमल किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम करके जो क्लासिफिकेशन बेस्ड चैप्टर है वो, और बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड चैप्टर है वो काफी वेटेज कैरी करते हैं, तो उनके एक बार तुमको क्विक रीडिंग ले लेनी चाहिए। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में जो तुमको नोट्स लिखवाते हैं कोचिंग में, वो करो। तब तुम ऑर्गेनिक की शीट छोड़ दो, क्योंकि तुम 2-3 बार शीट कर चुके हो, तो उसमें शीट ज्यादा मत करो। तुम वो क्वेश्चन करो जो उन्होंने किताब में लिखवाए हैं, और ऑर्गेनिक का तुम तुम्हारे नोट्स से रिवीजन करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे हो जाएगी।
फिजिकल केमिस्ट्री में तुम प्रीवियस से बहुत प्रैक्टिस करते आ रहे हो, तो तुमको इतना कुछ ज्यादा लोड की जरूरत नहीं है। तुम एक बार फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करो थोड़ा बहुत छोटा मोटा, और वही पैटर्न है केमिस्ट्री पढ़ने का, वही पैटर्न है कि एट द एंड तुम्हारे जो नोट्स कॉपी में जो लिखा है तुम वो सब रिवाइज करो। किताब खोलने का उसमें कोई सेंस नहीं निकलता है। बायो के लिए एमटीजी हो गई, केमिस्ट्री के लिए तुम्हारे नोट्स हो गए, और फिजिक्स में भी तुम्हारे वही प्रीवियस ईयर तुम जो तुमने किए थे और तुमको नहीं आ रहे थे, शीट खोल के देखो जो तुमको नहीं आ रहे थे वो तुम वापस कर लो। तो 10 दिन में तुम्हारा ऑल इन ऑल पूरा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाता है। मतलब आपकी स्ट्रेटेजी में अगर ब्रीफली बताओ तो पहले कोचिंग सेंटर जब अपनी सिलेबस ख़त्म करता है उसके 10 to 15 डेज या मैक्सिमम 20 डेज में आप अपना भी सिलेबस ख़त्म कर दो एक बार। उसके बाद मॉक टेस्ट दो या प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, साथ साथ में एक दो बार रिवीजन कर लो, ये हो गया। फिर जब कोचिंग सेंटर एग्जाम आपके प्रीवियस ईयर हो चुके हैं, अब तक आपने मॉक टेस्ट दे दिया है, प्रीवियस ईयर हो चुके हैं, 2 बार आपका रिवीजन भी हो गया है। फिर जब कोचिंग सेंटर टेस्ट लेते हैं फिर आपको आपके वीक पॉइंट्स को टारगेट करना है। ये चैप्टर सही नहीं है, 2 दिन में उसको टारगेट किया, अगला टेस्ट उसमें कुछ पता चले उसको टारगेट किया। ये होने के बाद जब जो लास्ट के 4 से 5 दिन बचते हैं उसमें सारे सब्जेक्ट का एक बार क्विक रिवीजन कर लेना है। ये एकदम ब्रीफ स्ट्रेटजी है। सो अब पढ़ाई से रिलेटेड तो सारी बात ही कर दी आपने, सारे पॉइंट कवर कर लिए। अब मतलब थोड़ा एडिशनल करते हैं। जैसे भैया आपने कहा कि इसमें रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बार होता है आप इतना हेक्टिक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, 4 बजे तक पढ़ते हैं, 7 बजे उठते हैं, 7-7 घंटे की कोचिंग, तो ये होता है ना एक बार ये ले लूँ ब्रेक, या कभी आपने बोला कि हर हफ्ते वो होते हैं टेस्ट, तो ये सब जो मोटिवेशन होता है या इसको कंटिन्यू नहीं करने का होता है, आपको भी होगा, तो आपने इस चीज से कैसे किया था डील, और हर एक को कैसे करना चाहिए डील? मेरी तो सही बताऊं तो मैं क्या करता था कि जब भी मेरा टेस्ट खत्म होता था ना, ये आज का मेरा, जैसे आज कोचिंग में मेरा टेस्ट था, मंथली टेस्ट था, तो मैंने वो दे दिया। इसके बाद मैं जब बाहर आता था तो मैं, अब मेरा तो ये मानना था, मेरे जो इंस्टीट्यूट रेजोनेंस में था ना, तो रेजोनेंस के बगल में ही सिटी मॉल है, तो मैं सिटी मॉल चला जाता था आराम से 1-1.5 घंटा, मजे करो, घूमो फिरो, मॉल में घूमो, खाओ, आइसक्रीम खानी है जो खाना है खाओ, फिर बाहर आओ, थोड़ा घूम लो, हॉस्टल आ जाओ, सो लो अच्छे से, तो रिफ्रेशमेंट हो जाता है। मंथ में एक बार रिफ्रेशमेंट तुम्हारा ऐसे अच्छे से हो जाता है। और हॉस्टल्स में इसके तो बाद होते ही में रहती है मस्तियाँ। नहीं, वहाँ वही नहीं करनी है, वही बड़ी बात है। तो मस्ती करने के लिए बहुत लोग होते हैं, बुलाते भी हैं कि आ जाओ, रूम पे बैठते हैं, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। ठीक है, बात करनी बुरी बात नहीं है, अच्छा है करो, लेकिन तुम्हारा शेड्यूल उससे कहीं अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास लूप होता है, खाना खाने के बाद में तुम ऑन एन एवरेज 1-1.5 घंटा तुम फ्री रहते हो, 9-10 बजे तक ही पढ़ने बैठोगे, इससे जल्दी तुम नहीं पढ़ पाओगे। तो उस टाइम में जाओ, दोस्तों से मिलो, बात कर लो। तुम्हारे सिटी का कोई दोस्त है, डूंगरपुर से कोई आदमी आ रहा है, सपोज वहां पढ़ रहा है, तो उससे जाके मिल सकते हो। अब मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, तो हम लोग साथ में बैठते थे, बात करते थे अच्छे से। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि डबल रूम ले लेते हैं कि चलो दोस्त है तो साथ में जाएंगे, डबल रूम में रह लेंगे। लेकिन मेरे ही मानने में डबल रूम नहीं लेना चाहिए। मैं मेरे फ्रेंड के साथ ही गया था, लेकिन फिर भी हम दोनों सिंगल रूम में रहते, अलग अलग रहे। अलग अलग रहना चाहिए, तुम्हारा शेड्यूल तुम फिक्स फॉलो कर पाओगे। हर किसी का शेड्यूल अलग होता है। मेरे फ्रेंड का शेड्यूल था, वो रात को सो जाता था 12-1 बजे, और वो 3 बजे उठता था, और तो जब वो उठता था तब मैं सोता था। अब ऐसे में तुम शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाओगे ना, एक दूसरे के साथ तुम कैसे, वहां पर तुमको तुम्हारा सिलेक्शन निकालना है, तो तुमको इतना तो करना पड़ेगा। बाकी फ्रेंड्स वगैरह बनाने चाहिए, अच्छा रहता है, मोटिवेटेड माहौल रहता है। घूमने जाओ, घूम सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम रिजिड बिल्कुल शेड्यूल फॉलो ही कर रहे हो, बस ये है कि तुम्हारा कंपनसेशन होता रहना चाहिए। जैसे कि तुमने आज के तुम्हारी पढ़ाई के 2 घंटे वेस्ट कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं, सब करते, मैं भी कर देता था। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में बाहर घूमने जाता था, कोटा में 7 वंडर्स है, बहुत कुछ है घूमने के लिए, घूम सकते हो। लेकिन तुमको फिर वो आगे कंपनसेट करना है, आगे जो आने वाले वीक है उसी के अंदर में तुमको वो कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक बार छूट गया तो वो छूट जाएगा, फिर वो आखिर तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोड बढ़ता रहता है। तो मतलब कंपनसेशन को खुद व्यू के में लिए रख एक के स्ट्रिक्ट तुमको वो बना करना ही रखना है है। रूल, क्योंकि वहां पर हाँ, अपन को कोई जज करने वाला और देखने वाला तो है नहीं। अगर अपने मिस होता है नहीं है। तो भाई किसी भी हालत में 2 घंटे में घूमने जाने वाला हूँ, उसको भी छोड़ के 2 घंटे उसको मुझे कवर करना ही है। वरना अगर अपन 1-2 बार हाँ, नहीं करेंगे, ये धीरे धीरे अपने हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा।
चलो ठीक है, ओके, छोड़ देते हैं, अगले दिन कर लेंगे। नहीं, अगर तुम छोड़ रहे हो उसको हम्म। तो अगले दिन प्रॉपरली करना ही है। हम्म। अगले दिन तुमको एक्स्ट्रा 2 घंटे निकाल के करना ही हम्म। है, या फिर अगले 2 दिन हम्म। में तुमको एक्स्ट्रा 1 1 आवर हम्म। निकाल के तुमको करना हम्म। पड़ेगा, लेकिन करना जरूर हम्म। पड़ेगा। क्योंकि वो जो एक बार जो वहां पर जो एक चीज छूट जाती है ना, हम्म। वो कभी फिर पूरी नहीं होती है। मतलब आपको अपनी प्रायोरिटीज तो फिक्स रखनी है, मस्ती भी करनी है, हम्म, लेकिन पढ़ाई की प्रायोरिटी फिक्स। अगर पढ़ाई बाकी है तो मस्ती को थोड़ा छोड़ना भी है, और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा मस्ती को छोड़ना पड़ेगा। कंप्लीटली छोड़ दिया। हम्म, जैसे आपने बताया, मंथली या 2 हफ्तों में एक बार मान ले, या 3 हफ्तों में एक बार हम्म। माइंड फ्रेश करने या के लिए फिर थोड़ा बहुत घूमो। मैं मूड फ्रेश करने के लिए ना, मैं रोज शाम को थोड़ा वॉक करने चली जाती हम्म। हूँ। हॉस्टल के आसपास जो एरिया है ना, मैं वहां पर मेरे फ्रेंड्स के साथ में आधा पौना घंटा के लिए ऐसे हम वॉक करने हम्म। चले जाते थे। हम्म। अब ये टाइम है वो तुम्हारा खुद का है, कि हम्म। तुम सुबह शाम को उठ रहे हो सो सो के, तो थोड़ा फ्रेंड्स के साथ में वॉक करने चले गए। हम्म। लेकिन वही तुमको ये भी सोचना है उस टाइम पे कि सपोज तुम एक दिन पहले ही सिटी मॉल वगैरह पूरा अच्छे से घूम कर आए और फिर तुम अगले दिन फिर आधा पौना घंटा वॉक पे निकल जाओ, तो ये नहीं चलता। तुमको तुम्हारा वो टाइम यूटिलाइज करके और हम्म। पीछे बैकअप को कवर करना पड़ेगा। हम्म। बाकी मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में बाहर हॉस्टल के बाहर में आधा हम्म। पौना घंटा घूमते थे हम लोग ऐसे ही। हम्म। खाने पानी पूरी वगैरह खाने चले जाते थे, यहीं आराम से खाओ पियो, बस तो चलता है ऐसे। और भैया, आपने बताया था वीकली और मंथली होते हैं हम्म, टेस्ट, और अगर अपन एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं जो कि मतलब वीकली और मंथली टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और वो 12th तक तो अच्छा स्टूडेंट था और वो धीरे धीरे डीमोटिवेट हो रहा है, तो इसके लिए आपका क्या सजेशन है कि वो क्या कर सकता है कि वो उस डीमोटिवेशन के एरा से बाहर आए? देखो तुमको ना, अगर तुम नहीं कर पा रहे ना, तो तुमको तुम्हारी वीकनेस को पॉइंट आउट करना पड़ेगा हम्म। कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो। क्योंकि सीधी सी बात है, तुम पहले अच्छा कर रहे थे, हम्म। अब नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम किसी किसी डायरेक्शन में गलत जा रहे हो। हम्म। बहुत लोगों को पता नहीं लगता, लेकिन वो टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं, ज्यादा सोने लग जाते हैं, सीधी क्लास मिस करने लग जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। उनको नहीं पता लगता, उनको लगता है कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन तुमको ये नहीं पता लगता कि वो 2 घंटे में क्या क्या गलत एक्टिविटीज भी कर रहे हैं वहां पर। हम्म। और फोन वहां पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मेरी तो यही मानना है कि मेरा ये मानना है कि तुमको एटलीस्ट एक कीपैड फोन ले जाना चाहिए वहां पे। 1 साल ही तो है, हम्म। 1 साल के लिए जा रहे हो, थोड़े मजे कम करोगे लेकिन लाइफ सुधार के आओगे ना। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ता है। और तुम अगर पहले अच्छे स्टूडेंट थे, अब नहीं हो रहा है, तो तुमको वहां पर कोचिंग में टीचर से बात करनी चाहिए जाके। हम्म। वो हेल्प करते हैं। अगर तुम मैंने सही बताऊं तो कोटा के टीचर जितने हेल्पफुल हैं, उतने कहीं के भी टीचर कभी हेल्पफुल मैंने नहीं देखे, ना स्कूल के ना कहीं और के। ना मैं अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, यहाँ के भी टीचर इतने हेल्पफुल नहीं है जितने वहां पर रहते हैं। हम्म। बस इतना है कि तुमको खुद से जाना पड़ेगा, हम्म। कि पूछो उनसे कि सर मैं कहाँ वीक पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो मतलब कुछ टीचर इतने भी हेल्पफुल होते हैं कि वो तुम्हारा पेपर एनालिसिस तुमको दिखा के बोलेंगे कि बेटा तू हम्म। यहाँ पर वीक है, हम्म। ऐसे कर ले। हम्म। तो बस ये है। अपन को जाकर पूछना है एक बार, और अपने आप को थोड़ा पूछना तो देना है कि पड़ेगा। टाइम तुम कहाँ गलती कर रहे हो उसको पता करो। हाँ। हम्म। अदरवाइज तुम सोचते ही रह जाओगे मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो वो फिर हाँ, आगे सिलेबस पर बर्डन तुमको बर्डन एक, बढ़ता जाएगा। हाँ, तुमको रीजन ढूंढना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो हम्म। पा रहा है। हम्म। बिना रीजन ढूंढे तुम ऐसे रोते रहोगे, तुम अल्टीमेटली फेल हो जाओगे। हम्म। और ये बहुत लोग करते हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। हम्म। मुझ मैं सबसे यही पूछता हूँ क्यों नहीं हो पा रहा है। हम्म। ऐसा क्या रीजन है कि नहीं हो पा रहा है? हम्म। पढ़ने में तो तू अच्छा ही है, क्यों नहीं हो पा रहा है फिर? सीधी सी बात है, पढ़ने में कम टाइम दे रहा है, ज्यादा टाइम कहीं और दे रहा है, या पढ़ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, टीचर का नहीं समझ में आ रहा है, बैच चेंज करो, टीचर बदलो, एक्स्ट्रा टाइम कोचिंग में एक्स्ट्रा टाइम रहो, किसी और टीचर से जाके पढ़ लो। डाउट टाइम पे बहुत बैठे रहते हैं, हम्म। कोई कमी नहीं होती है। हम्म। वहां पर किसी और से पढ़ो, पूरा पूरा चैप्टर वापस पढ़ो, लोग पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। वो तो हेल्प करने के बस लिए बैठे हैं, तुम, बस जाकर हेल्प अब मांगनी है तुम्हारा तो अपन को। तुम, हाँ, हम्म। हाँ, अब वो लोग सामने से नहीं आएंगे कभी कि हाँ मैं हेल्प कर देता हूँ, वो नहीं करेंगे वो लोग। उन लोगों का भी अपना ईगो है यार, वो कैसे आएंगे सामने से? हम्म। सामने से वो लोग बच्चे से मुंह पे बात करते हैं कभी,
वो टीचर है, वो लोग 3-3 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो वो क्यों तुझसे सामने से आके बात करेंगे? हाँ, लेकिन सामने से जाकर तुम बात करोगे तो तुमको कोई मना भी नहीं करेंगे। इवन कुछ टीचर इतने भी हेल्पफुल होते हैं ना कि कोचिंग आवर्स के बाद भी जनरली 5 बजे खत्म हो जाती है, 5 बजे के बाद भी वो तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, शाम को 6-7 बजे तक भी तुम्हारे साथ बैठे जाकर तुम उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हो, सब करते हो, तो होता है। मैं खुद मेरे फिजिक्स वाले टीचर के साथ में बैठता था तो रात को 8-8 बजे तक किसी पता नहीं चलता था कि कोचिंग में सिर्फ हम हैं और वो ही बैठे हैं और कोई चले गए। होता है ऐसा। बट तुमको डेडिकेशन तो रखना पड़ेगा, एटीट्यूड रखना पड़ेगा टू नेवर गिव अप। जब तुम जहाँ गिव अप कर जाओगे वो एंड हो जाएगा तुम्हारी जर्नी का वहां पे, और वो होने नहीं देना है, क्योंकि आगे का तुमको सोचना पड़ेगा कि घर जाओगे 1 साल बाद, तुम वापस जब घर जाओगे तो घर वालों को भी तो देना। कुछ नहीं तो एटलीस्ट नहीं ही हो रहा है तो मेरे ये कहना है ना कि एक डिसेंट स्कोर लेकर तुम घर जाओगे ना तो घर वाले भी रेस्पेक्ट करेंगे कि नहीं, जितना हो रहा था उतना करके आया है। हार नहीं मारी अब इसने। वो लोग भी जानते हैं, हाँ, हार तो नहीं मानी कम से कम। और फिर नहीं ही हो रहा है ना तो बिल्कुल फिर घर चले जाओ, छोड़ के सब छोड़ के घर चले जाओ, क्योंकि वहां टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। एक बार तुम देख भी लेते हो, अपनी गलती भी पकड़ हम्म, लेते हो, हेल्प भी ले लेते हो, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो हम्म, फिर तो कोशिश फिर कर सकते यू हो, नीड टू लेकिन तुम क्विट। फिर हाँ, कोशिश करो, तुम पूरी अच्छे से कोशिश कर लो, और नहीं होता है तो क्विट कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से क्विट कर लेना चाहिए कि शायद नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, शायद उस पर्सन के कोई लिए कोई बात नहीं। और कोई अच्छी चीज होने वाली होगी हाँ, आगे, शायद कुछ भी इसलिए होगा। ही नहीं हो पा अरे रहा। हर कोई अभी इतना हम ऐसे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं ना कि हम्म, मतलब कोई हर आदमी कुछ ना कुछ करके अच्छा डिसेंट इनकम लेके कमा लेगा। हाँ। हर कोई कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है, ऐसा हम्म, कुछ नहीं कि तुमसे ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वो हो हम्म, जाएगा, ऐसा सोचने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। घर वाले प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, मेरे 1-2 फ्रेंड चले गए थे बीच में, वहां पर हम्म, जब मैं था तो उनसे नहीं हो रहा था, उनका स्कोर हम्म, काफी लो जा रहा था, तो हम्म, चले गए थे घर पे, और आज काफी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहा। एक मेरा फ्रेंड है, अभी बीएससी नर्सिंग कर रहा है, और इवन उसको वहाँ वो इतना अच्छा बीएससी नर्सिंग कर रहा है ना कि अभी वो 3rd ईयर में है, और 3rd ईयर में ही उसको वहाँ के जो रेपुटेटेड हॉस्पिटल है ना, वहाँ से जॉब ऑफर हो चुकी है कि आप आके तुरंत ज्वाइन करना और हम आपको हम्म, सैलरी देंगे आराम से 40,000 पर मंथ की स्टार्टिंग लोगे, सीधा मिल जाती है। अगर तुम में हाँ, टैलेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम वहां पर ही शो ऑफ करोगे, हम्म, तुम्हारा टैलेंट वहीं दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, तुम हम्म, वहां सब ट्राई करने आते हैं ना, कोटा हम्म, है, वहां सब ट्राई करने आते हैं। हम्म, हर साल तकरीबन बहुत लाखों में बच्चों का इनफ्लक्स और रिफ्लक्स होता है वहां पे, हम्म, तो सबका तो सिलेक्शन नहीं होता ना, लेकिन हम्म, है कि तुम ट्राई करने जा रहे हो तो एटलीस्ट एक ट्राई दो, और नहीं होता है तो फिर आना तो है ही, कुछ तो करेंगे। हम्म। सो भैया, ये बहुत मतलब अपन ईयर को अगर ब्रीफली ले तो बहुत डिफिकल्ट होता है मेंटली और फिजिकली। तो इसमें पर्सन एकदम जाने से पहले अलग होता है और आने के बाद अलग होता है। तो आपकी ऐसी पर्सनल हाँ, लर्निंग्स क्या रही है नीट के 1 ईयर के ड्रॉप के दौरान? आपकी क्या क्या रही है? आपने कुछ चीज़ सीखी हो जो आप शेयर करना चाहते हो, जो एस्पिरेंट्स जो नीट सबसे का ड्रॉप लेना चाहते हैं? देखना, मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस क्या था ना कि जब मैं वहां गया था ना, तब मैं ये सोच के गया था कि मेरे को सब कुछ आता है, एज यूजुअल मैं एज अ टॉपर गया था यार। लेकिन हाँ। जब वहां पर जब फर्स्ट क्लास हुई थी ना मेरी, तब वहां पर टीचर ने इतना ही पूछा कि कौन कौन अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप करके आया है, तो मैं खड़ा हो गया, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा ना तो 70% क्लास खड़ी थी। ये मतलब फर्क पैदा लगता है, और वहां पर एकदम जाके तुम महसूस कर लोगे कि तुमको कुछ नहीं आता है। एकदम लेकिन बस वक्त यही है बदल गया, कि वो वाला सीन हो गया आपके हाँ, साथ। हो जाता है। इवन मैं फर्स्ट क्लास, जब मैंने फिजिक्स की फर्स्ट क्लास अटेंड करी थी ना, तो शुरुआत के 2-3 दिन ऐसे गए थे कि मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आता था कि क्या पढ़ा है, तो क्योंकि वो बेसिक से नहीं स्टार्ट करते हैं, सीधी सी बात है, वो लोग क्यों बेसिक से, हम्म, तुम 11th 12th हम्म, पढ़ कर आए, वो ये मान के चलते कि तुमको बेसिक आता है, हम्म, और 1 साल में तुम्हारा ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा बिल्कुल एबीसीडी से सब कुछ सिखा देंगे तुमको, बेस तो तुमको तुम्हारा लेकर चलना है। और हम्म, अब मेरी गलती थी कि मेरा बेस नहीं था उस टाइम पे, हम्म, तो मैं फिर जाता था, मैं
2-3 दिन में फिर मेरे मेरे फ्रेंड जो मेरे साथ गया था उसी ने मेरे को सजेस्ट किया था कि एक बार डाउट टाइम पे जा सकते हैं, बात हम्म। बात करते हैं। तो मैं गया था, तो वहां पर मेरे टीचर से जान पहचान हुई। उन्होंने मेरे को फिर बेसिक से पढ़ाया बात। तो मैं क्लास में बैठता था, हाई लेवल पढ़ता था, फिर हम्म। उसी का बेसिक सीखने के लिए शाम को 5 बजे फिर कोचिंग में रुकता था। हम्म। 5 से 6, 6 से 7, जितना भी टाइम मेरे को लगता था, लेकिन मैं उसका बेसिक पढ़ के आता था। फिर मैं घर आके फिर हॉस्टल आके फिर सॉल्व करता था, शीट्स वगैरह लगाता था। ये इम्प्रूवमेंट काफी, लेकिन मैं अडाप्ट काफी जल्दी कर लिया था इस शेड्यूल में। तो हम्म। मेरा फर्स्ट जो पहला पेपर हुआ था उसी में काफी 645 मेरा स्कोर चला गया था उसी टाइम। अच्छा हो गया था उस टाइम तक में। और कोई लर्निंग वे आपकी जो आप शेयर करना चाहते हो? देखो ना, मैं ना, और तो मैं क्या बोलूँ अब। वहां पर तो जाते हैं ना तो डिप्रेशन बहुत होता है, और वहां पर अगर तुम 1 साल बिता कर आओगे ना, तो ये मेरी गारंटी है कि मेरे को नहीं लगता कि कोई डिप्रेशन तुमको तोड़ पाएगा उसके बाद। क्योंकि वहां पर जो डिप्रेशन और जो प्रेशर तुम लोग सहते हो ना, खासकर हम्म। 1 ईयर ड्रॉप वाले, और जो हम्म। स्कूल से पढ़कर जाते हैं, उसके बाद में तुमको कोई चीज नहीं तोड़ पाएगी कभी लाइफ में। वो सबसे ज्यादा टफ काम होता है। लिटरली लोग रो जाते हैं, इवन मैं भी 1-2 बार रो गया था कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। देन वही घर वालों का सपोर्ट होता है, अच्छा रहता है। क्योंकि बीच में हर किसी के एस्पायरेंट की फेज में, लाइफ वो वहाँ फेज में एक आता है ऐसा फेज कि जहाँ पर तुम्हारा स्कोर अपने आप डिक्लाइन हो जाता है, थोड़ा सा डिक्लाइन होता है। क्योंकि शुरू शुरू में जाते तो काफी अच्छा परफॉर्म करते, क्योंकि सिलेबस कम होता है। फिर जब बीच में, जब तुम सेंटर में तुम्हारे कोर्स के मिडल में पहुंचते हो, तो तुम्हारा करिकुलम इतना बढ़ जाता है ना कि तुम पूरा मैनेज नहीं हो पाता है, तो तुम्हारा स्कोर डिक्लाइन करता है थोड़ा बहुत। लेकिन वही है, वहां पर थोड़ा डिप्रेशन आता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। घर वालों से बात करो, घर वाले प्रेशर डालते हैं कि नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तुम नंबर नहीं ला पा रहे हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो, बहुत कुछ बोलते हैं घर वाले कई बार। बोलते हैं, सीधी सी बात है। वो लोग भले भी नहीं बोलेंगे, एक बार के लिए मुंह पे तुमको नहीं बोलेंगे, लेकिन तुमको खुद को, अगर तुम अच्छे बच्चे हो ना, तो तुमको खुद को फील हो जाएगा कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, नंबर नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन होता है, लेकिन एट द एंड तुम अगर शेड्यूल फॉलो करते हो और प्रॉपर वर्किंग आवर्स को तुम्हारे बढ़ाते हो, और जैसे भी तुमको करना है, तुमको जो बेस्ट सूट करता है उसके हिसाब से, वहां पर सीधी सी बात है कि ये तो मेरी प्रॉब्लम्स थी, तुमको तुम्हारे वहां पर जाके तुम्हारी अलग प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन एक ही मोटो है कि कभी गिव अप नहीं करना, कि नेवर गिव अप गिव अप एटीट्यूड मत रखना करो। है। हाँ, गिव अप तो तुमको करना ही नहीं है। या तो तुम पूरी तरह से गिव अप कर दो कि नहीं हो पाएगा, छोड़ के आ जाओ, या तो स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर एंड तक पूरा स्ट्रगल करो। तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स अलग होंगी, जाओगे तो वहां पर अलग दिक्कत आएगी। सबको अलग अलग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। किसी को समझ में नहीं आता, किसी को टीचर का इशू होता है, किसी को सेल्फ स्टडी में बैठा नहीं जाता है ढंग से, कि कोई बोलता है कि मुझसे ज्यादा बैठा नहीं जा रहा पढ़ने, कोई बोलता है मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाता। तो वो तुम्हारे अलग, सबका अलग अलग होता है, और हर चीज का सोल्यूशन मिल जाता है कहीं ना कहीं। और वहीं पर तुम अपने आप ढूंढ लोगे, सबका सोल्यूशन हो जाता है। बस ढूंढना पड़ेगा तुमको खुद को, खुद से। तो वहां से जब तुम निकलोगे ना, तो एक तरह से होता है ना, पॉलिश डायमंड की तरह निकलोगे। भले तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, ना हो। लेकिन तुम लाइफ लाइफ में कभी फिर फेल नहीं होगे। वहां अगर एक बार फेल हो भी गए, तो उसके बाद तुम कभी फेल नहीं होगे। अगर तुम मन से पूरा अच्छे से दिल लगा के ट्राई कर कर आए हो ना, और फिर भी तुम्हारा नहीं हो रहा है, तो तुम एटलीस्ट उसके अलावा किसी और चीज में कभी फेल नहीं होगे, कि तुमको पता होता है कि फेल होना कितनी बड़ी बात होती है। मतलब तुम फेलियर से डील सीख कर कर जाओगे आए हो, तुमको पता है कि फील का। फेलियर हाँ, से डील कैसे करना है। और उस फेलियर के डर से तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर कभी फेल नहीं होते। सो भैया आपने तो पूरा ड्रॉप ईयर के बारे में बता ही दिया, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग्स वगैरह। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू यार। सो बस आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि हमारे चैनल पे कोई भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।